हम लोग जेई मेंस 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को चुनना है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। तो अगर अपन सोलेनॉइड को ही याद करें तो सोलेनॉइड का टोटल फ्लक्स लिखते हैं तो उसके अंदर फील्ड होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन आई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। दिस इज हाउ वी डिफाइन द फ्लक्स। सो फ्लक्स इज इक्वल टू एल टाइम्स आई। यहाँ से फाई इक्वल टू एल आई से कंपेयर करोगे तो एल का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर ए एन इंटू एन। अब देखिए ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये तो डिपेंड करेगा ना कि आपने उसको कैसा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया है, सर्कुलर बनाया है कि स्क्वायर बनाया है, साथ ही साथ उसका डायमेंशन क्या है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन परमिएबिलिटी। यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है परमिएबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये गलत है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस एनी चेंज इन द करंट। हाँ बिल्कुल, ये लेंस लॉ है। अगर करंट चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, और लेंस लॉ से आपको पता है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फ्लक्स चेंज को अपोज करता है। तो ये बात बिल्कुल लेंस लॉ के थ्रू जाता है, क्योंकि करंट का चेंज मतलब फ्लक्स का चेंज, और फ्लक्स के चेंज को हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज करेगा। वही है हमारा लेंस लॉ। सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम एसएचएम का बात करें तो m इंटू ए वॉज माइनस के एक्स माइनस बी टाइम्स वी, और v को हम लिख लेते हैं डी एक्स बाई डी टी। सबको एक तरफ ले आते हैं तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। अब अगर आप एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन देख रहे हैं, एंड लेट्स से किसी इंस्टेंट में करंट आई है, चार्ज q है, माइनस q है, ये r है, ये l है, ये c है। हम अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करें और पूरे सर्कल में घूम जाए तो माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, और अपन यहाँ से आ जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हैं करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब समय के साथ चार्ज घट रहा होगा। तो हम आई को लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि समय के साथ चार्ज घट रहा है तो डी क्यू बाई डी टी खुद में नेगेटिव है तो एक माइनस लगाना पड़ेगा। और माइनस, और डी आई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। सब्सिट्यूट कर देते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी के जगह माइनस डी क्यू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो प्लस हो गया। आई के जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी डाल देते हैं, माइनस डी क्यू बाई डी टी माइनस माइनस मिलके फिर से प्लस हो गया। अब आप देखिए ये और ये एक जैसा इक्वेशन है, तो मास और एल सिनोनिमस है, बी और आर सिनोनिमस है, वन बाई सी और के सिनोनिमस है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब अगर ये स्टेटमेंट भी सही है, आगे बढ़ते। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टैब्लिशिंग द करंट। करंट स्टैब्लिश कर रहे हैं मान लीजिए, तो आई समय के साथ बढ़ा रहे हैं, ईएमएफ इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ होगा। तो ये एक तरह से देखिए बैटरी है इस तरह का, और करंट इधर है, मतलब ये एक चार्जिंग बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये पावर ले रहा है। अगेन मैकेनिज्म इंटायरली अलग है, मैं बस इसको अभी सोच पा रहा हूँ एक चार्जिंग बैटरी की तरह, ध्यान रखिएगा। तो ये पावर सर्किट से विड्रॉ कर रहा है, मतलब सर्किट के किसी पार्ट को पावर देना पड़ रहा होगा। तो हमारा ये कहना कि वर्क इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा हमें, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी बढ़ा रहा है। तो इसका एनर्जी बढ़ाने में हमें काम करना पड़ेगा ताकि इसका एनर्जी बढ़े। तो मेरा आंसर होना चाहिए ए सी डी ई, ऑप्शन टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर। लिक्विड्स में
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगा, ठीक है, तो विस्कोसिटी घटेगा। अगर ऐसी बात है तो उसको फ्लो कराना आसान होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, गैसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ता है। सो वाटर हैज हाइयर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। वाटर में क्या होता है, अगर आप इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज डालते हैं तो सरफेस टेंशन घटता है, और सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज डालते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ता है। दैट इज वाई अगर आप ध्यान से देखें तो सोप वाटर में वो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं, तो इसका सरफेस टेंशन घटना चाहिए, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट टू फॉल्स है। जवाब होगा ऑप्शन टू। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो पीवी इज प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट, और पीवी इज प्रोपोर्शनल टू, not say proportional, I will say P is equal to a constant by V, so PV is a constant, hence it's an isothermal process. Heat absorbed goes partly to increase internal energy and partly to do work. ठीक है, ये तो किसी भी प्रोसेस में होता होगा। हीट इज नाइदर ऑब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड, तो सी का जवाब क्लियर है वन। नो वर्क इज डन, तो इसका जवाब क्लियर है टू, मतलब ये अपना आइसोबारिक है। ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन, डी का टू, स्टैंडर्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस हैं ये। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर। गैल्वेनोमीटर, और इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं तो गैल्वेनोमीटर के बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें गैल्वेनोमीटर के बारे में पता है, NiAb इज इक्वल टू सी थीटा, वेयर सी इज द टॉर्शनल कांस्टेंट। तो अगर आप सी के बारे में देखेंगे तो वो होगा NiAb बाई थीटा। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ फोर्स। सी थीटा इज नथिंग बट not a force, actually it's a torque. C theta is torque। तो अगर C थीटा टॉर्क है तो उसका डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन सेम होना चाहिए। टॉर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि दोनों ही RF होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि साइन थीटा होता है टॉर्क में जो कोई डायमेंशन नहीं रखता, थीटा भी कोई डायमेंशन नहीं रखता। इसका मतलब ये हो जाएगा ml² T-2, यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। करंट सेंसिटिविटी डी थीटा बाई डी आई, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो डी थीटा बाई डी आई इज NAb बाई सी। अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल लें तो वो हो जाएगा NAb बाई रेजिस्टेंस टाइम सी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें, तो डी आई इंटू आर इज नथिंग बट DV। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है, एरिया इंटू फील्ड डिवाइडेड बाई total resistance by total number of turns is nothing but turn per unit, sorry, resistance per unit turn into C, which is torsional constant. Increasing current sensitivity may not increase the voltage sensitivity। हाँ, हम N बढ़ाकर करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने एक टर्न बस ऐड कर दिया, लेकिन आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट टर्म थोड़ी चेंज हुआ, तो ना तो ए चेंज हुआ, ना बी चेंज हुआ, ना आर चेंज हुआ, ना सी चेंज हुआ। तो करंट सेंसिटिविटी चेंज हो गया लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स टू डबल द वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल्स, गलत बात है। आप देखिए, आप टर्न्स अगर बढ़ाएंगे भी तो आपका टर्न पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट टर्न नहीं बढ़ेगा, यानी आपका स्मॉल आर नहीं बढ़ेगा। ना ए चेंज हुआ, ना बी चेंज हुआ, ना सी चेंज हुआ, ना आर चेंज हुआ। इसका मतलब ये फॉल्स है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ शंट ऑफ लार्ज वैल्यू इन के। हमारा गैल्वेनोमीटर छोटा करंट ले सकता है, ठीक है। तो जब हमारे सर्किट से लार्ज करंट फ्लो करेगा तो हम चाहेंगे
कि गैल्वेनोमीटर में कम जाए और पैरेलल रेजिस्टर में ज़्यादा जाए, वो तभी हो सकता है जब ये पैरेलल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से भी छोटा हो। गैल्वेनोमीटर खुद छोटा रेजिस्टेंस रखता है, तो ये शंट का रेजिस्टेंस तो और भी छोटा होना चाहिए, ना कि बड़ा। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स हो गया। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ए एंड बी ओनली। ए एंड बी ओनली। इन अ वर्नियर कैलिपर वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन, नहीं ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जेई एडवांस 2025 में अभी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे 11 एमएसडी 10 वीएसडी से मैच कर रहा था। तो जनरल में हमारा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स है। वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट। और अगर आप याद रखिएगा कि अगर एन वी एस डी इज इक्वल टू एन माइनस वन एम एस डी का पैटर्न है, तब तो वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी आपको लीस्ट काउंट दे देगा। लेकिन जनरल वर्नियर कैलिपर का अगर आपको लीस्ट काउंट चाहिए तो वो होगा वन एम एस डी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये डिवीजन नहीं बोल रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है, तो ये भी फॉल्स है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन वन। अब आते हैं गॉस लॉ के सवाल पे। अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ ए बाई टू इज केप्ट एट द सेंटर। बीसी पर एक चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा का वायर रखा हुआ है ए बाई टू लेंथ का। हमें फ्लक्स चाहिए थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। अगर मैं ऐसा ही एक क्यूब इधर लगा दूं और दो क्यूब्स इसके नीचे प्लेस कर दूं, तो उन चारों क्यूब से जो बड़ा क्यूब बनेगा, ये वाला चीज एग्जैक्टली उसके सेंटर में है। सो फ्लक्स थ्रू द बिगर क्यूब इज लैम्डा इंटू ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट। वो बिगर क्यूब चार छोटे क्यूब से बना हुआ है और चारों क्यूब सिमेट्रिकली प्लेस्ड है चार्ज के रेस्पेक्ट में, यानी फोर टाइम्स द फ्लक्स थ्रू गिवन क्यूब इज लैम्डा ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और हमारे क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स हो जाएगा वो लैम्डा ए बाई एट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक क्यूब इसके बगल में और चार क्यूब इसके दो क्यूब और इसके नीचे लगा दिए सिमिलर क्यूब्स। एक बहुत बड़ा क्यूब बन गया जिसका साइड लेंथ अभी वाले के साइड लेंथ का डबल है, और ये चार्ज एग्जैक्टली उसके सेंटर पे चला गया, मतलब सिमेट्रिकली उसके सेंटर पे एक लाइन जैसा बन गया। अब उसका जो फ्लक्स है वो आ गया मेरे पास। मैं ये कह पा रहा हूँ कि इस चार्ज के रेस्पेक्ट में वो जो चारों क्यूब हम इमेजिन कर रहे हैं वो सब सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। तो इसके थ्रू फ्लक्स बोलूँ या फोर टाइम्स ईच ऑफ द क्यूब के थ्रू फ्लक्स बोलूँ, एक ही बात है, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब आ जाएगा। हमें चार रेजिस्टिविटी ग्राफ्स दिए हुए हैं, मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड इन अ वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर। हम यही चाहते हैं कि हमारे टेम्परेचर रेंज में जितना कम रेजिस्टेंस का वेरिएशन हो उतना अच्छा वेरिएशन है, और लीनियर वेरिएशन है तो प्रेडिक्टेबल भी है वेरिएशन, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वेरिएशन ज़्यादा है, यहाँ भी वेरिएशन ज़्यादा है, और इस एरिया में भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। टॉप वैल्यू और बॉटम वैल्यू में देखिए वेरिएशन कितना है, जबकि यहाँ का टॉप और बॉटम वैल्यू में आप देखेंगे तो वेरिएशन सबसे कम है, यानी मोस्ट सूटेबल तो यही है। ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ ग्राफ है, एक्चुअली ये एलॉय का ग्राफ है, नाइक्रोम। ये कॉपर का ग्राफ है, ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। इसके बारे में वहाँ नहीं दिया गया। ये एक और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, सेमीकंडक्टर तो नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको देखा कि भाई इस गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर पे इसका वेरिएशन बहुत कम है, और हम चाहते हैं कि हमारा रेजिस्टर प्रेडिक्टेबल रहे। यहाँ आप देखिए कितना वेरिएशन है, यहाँ भी देखिए कितना वेरिएशन है, यहाँ भी देखिए कितना वेरिएशन है। ठीक है। Equivalent EMF of two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than ideal either of the two EMFs. मैं काम करता हूँ, एक ही कंडीशन ले लेता हूँ। इसको जब एक सिंगल बनाऊंगा, ध्यान से देखना, ये R बाई टू आ जाएगा, ये E इक्विवेलेंट आ जाएगा।
E equivalent R by 2 is E by R plus E by R. E equivalent इस बार E के बराबर आ गया। यहाँ लिखा है स्मॉलर देन आइदर, ऐसा नहीं लिखा है स्मॉलर देन और इक्वल टू। हमने तो प्रूव कर दिया कि भाई वो तो बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब ये तो हो गया फॉल्स। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा होगा क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। तो पैरेलल में तो आपको पता ही है कि अगर हम कभी भी रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट विल बी लेस देन R1 एज वेल एज R इक्विवेलेंट विल बी लेस देन R2। सेकेंड स्टेटमेंट से मैं अग्री करता हूँ, बट पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज false but statement 2 is true, so option 4. नेक्स्ट, एक ग्लास है, उसको हमने एक मटेरियल से कोट कर दिया है। ठीक है, एक मटेरियल से हमने उसको कोट कर दिया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ग्लास का 1.45 है। लाइट आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, और एक लाइट तो पहले ही सरफेस से रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो अब देखिए ध्यान से, मैंने दो रेज माना, मैं थोड़ा इनको अलग अलग दिखा देता हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर पाए। आ रहे होंगे एक ही लाइन पे, ध्यान रखिएगा। तो एक ये वाला रे आया होगा जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया होगा, और एक रे जो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया होगा। मैं दो अलग अलग लाइंस दिखा रहा हूँ, हुआ काम एक ही पे होगा। तो मैं अगर 1 का पाथ बताऊं तो वो आया और रिफ्लेक्ट हो गया, तब तक तो ये लोग साथ ही थे, तो इसका कोई एक्स्ट्रा पाथ नहीं है। ये एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक लैम्डा बाई टू आ रहा होगा। यहाँ पर एक लैम्डा बाई टू का टर्म आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ, ये अंदर गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा पाथ चला, वापस आते वक्त एक्स्ट्रा पाथ चला, और एक रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो बस जो एक्स्ट्रा पाथ चला है वही लिखना होगा। वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू टी। तो अपना पाथ डिफरेंस ध्यान से देखिए, वो आ गया 4t माइनस लैम्डा बाई टू, और वो हमको मैक्सिमा देगा। ग्रीन लाइट के लिए हमको मैक्सिमा चाहिए, तो एन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज फॉर ग्रीन लाइट, राइट। तो 4t इज 3n लैम्डा बाई 2, तो t का वैल्यू आ जाएगा 3n लैम्डा बाई 8। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 550/8। क्योंकि हम तो मिनिमम के बारे में जानना चाह रहे हैं, जरा इसे कैलकुलेट करते हैं कि ये क्या वैल्यू दे रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ एक बहुत बेसिक सा मिस्टेक कर दिया एक्चुअली। मुझे रिफ्लेक्टेड रे में नहीं देखना था, ट्रांसमिटेड रे में देखना था, तो क्वेश्चन को मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था। वापस से करते हैं इसको, ये गलती आप नहीं करेंगे। ग्लास था, हमने कोटिंग कर दिया, यहाँ से लाइट आया। ठीक है, तो एक लाइट जो है वो ऐसे ही चला गया, और एक लाइट यहाँ तक पहुंचा, रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, और तब आया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें तो कोई पाथ डिफरेंस हुआ ही नहीं, ना तो रिफ्लेक्शन की वजह से, ना कोई एक्स्ट्रा पाथ चलने की वजह से। ये जब यहाँ आके रिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ ये रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, पहली बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये 2 है, ये 1.45 है, तो रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ। फिर ऊपर गया तो ये 2 है, ये 1 है, फिर रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ। तो यानी कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा पाथ चला है 2 म्यू टी,
और वही हमारा पार्ट डिफरेंस है जो कि एन लैम्डा के बराबर होगा, यानी टी बनेगा एन लैम्डा बाई 2 म्यू। और म्यू जो है वो म्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है ये 2 वाला। ठीक है, तो 2 × 550, सॉरी, n × 550/2 टाइम्स ऑफ म्यू, और म्यू है 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना था कि जब आपका इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहाँ पे तो वेवलेंथ चेंज हो गया होगा, क्योंकि अब तो आप एयर में नहीं है। तो एयर में वेवलेंथ लैम्डा था, लेकिन यहाँ तो वेवलेंथ लैम्डा बाई म्यू ऑफ ग्लास होगा। यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा वो होगा लैम्डा बाई म्यू ऑफ ग्लास। तो एक्चुअली हुआ क्या है, इसको आपको थोड़ा ठीक से समझना चाहिए। 2 × हम ग्लास में एक्स्ट्रा चले हैं और हमारा इंटरफेरेंस होने वाला, सॉरी, हम इस कोटिंग में एक्स्ट्रा चले हैं और हमारा इंटरफेरेंस होने वाला है ग्लास में। तो हमको ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिखना चाहिए था, पाथ ट्रेवल्ड इन द मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां पे ये इंटरफेरेंस देखना है, इनटू इज इक्वल टू एन टाइम्स, और जहां इंटरफेरेंस होने वाला है वहां पे नया वेवलेंथ हो जाएगा वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, जहां उस मीडियम का जहां पे अब वेवलेंथ है। तो ये 1.45 कट गया होगा, इसीलिए हमारा ये वैल्यू भी काम कर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में यही हुआ होगा। तो यहाँ से अगर आप टी मिनिमम निकालेंगे तो एन का वैल्यू 1 डाल सकते हैं, और अगर आप 1 डाल देंगे तो ये 137.5 नैनोमीटर्स आ जाएगा। दैट मैचेस विथ ऑप्शन 3। अगेन, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के कैटेगरी में डालने बोल रहा है, तो इंटेंसिव वो हैं जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। एक्सटेंसिव वो हैं जो मास पे डिपेंड करते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गया, आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, मास हो गया, है ना। तो ये अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, दिस इज एक्सटेंसिव। तो अब एक एक करके स्टेटमेंट देखिए। इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड मास आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, बिल्कुल सही बात है, तो दिस इज ट्रू। प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव वेरिएबल्स, बिल्कुल सही बात है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव वेरिएबल्स, फॉल्स। वॉल्यूम डिपेंड करता है कितना अमाउंट लिया आपने। ठीक है। मास, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, टेम्परेचर नहीं है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन 3। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ। अब ये एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है, डिटेल उतना नहीं जानना है, ये एज अ फैक्ट भी जान ले फिलहाल हम तो चलेगा। ठीक है, मैं आपको वो दिखा भी दे रहा हूँ। ये वो पार्ट है जहां उन्होंने मेंशन किया है, और आप देख भी सकते हैं कि वो इस रेंज में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। तो इस तरह से कभी कभी एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड उठा लेता है, इसीलिए एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज थोड़ा हमें जानने चाहिए। और न्यूक्लियर फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये तो स्ट्रिक्टली फॉल्स है, आपको पता ही है। 2-3 फेम्टोमीटर के बाद तो वो एकदम सैचुरेट होकर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 2 में मार्क कर देता हूँ। ओके, अभी आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स में। द जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो कंपेयर टू अ फोटो डायोड। नहीं, फॉल्स। क्यों बनाएंगे नैरो? हम तो चाहते हैं कि जंक्शन एरिया पे
फॉल करे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सोलर लाइट, ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो सके, ताकि ड्रिफ्ट करंट बढ़ सके जो कि हमें लोड के थ्रू करंट दे सके। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सोलर सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी एक्सटर्नल बायस, सही बात है। उनको हम एक्सटर्नल कोई बायस नहीं देते हैं, ठीक है। उन पे लाइट फॉल करता है, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं, ड्रिफ्ट करंट का अमाउंट बढ़ता है और वही करंट फ्लो करता है। हाँ, उसके वजह से थोड़ी बायसिंग आती है, लेकिन एक्सटर्नल बायस नहीं होता है। एलईडी इज मेड ऑफ लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन, बिल्कुल नहीं। हम चाहेंगे कि हमारा एलईडी हाईली डोप्ड रहे, ताकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड के कंबाइन होने के चांसेस ज़्यादा रहें। वो लोग कम रिकॉम्बिनेशन करेंगे तभी तो फोटोन रिलीज होगा और तभी तो एलईडी लाइट एमिट करेगा। तो हम चाहेंगे कि वो हेविली डोप्ड हो, तो ये फॉल्स है। इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी। आप एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड करंट पे चले जाएंगे तो इंटेंसिटी फिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे तो इंटेंसिटी और थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ के रुक जाएगी, कंटिन्यूअसली बढ़ते नहीं रहेगी। तो एक गिवन करंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप करंट इंक्रीज करेंगे हल्का सा तो आपको एक कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट मिलेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद वो जो इंटेंसिटी है वो सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स, राइट। एलईडीज हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, ऑब्वियसली। फॉरवर्ड बायस होगा एलईडी का तभी क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा होल्स और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड आएंगे और तभी तो रिकॉम्बिनेशन का चांस बढ़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा होल्स पी साइड से एन साइड जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड आएंगे, तभी रिकॉम्बिनेशन का चांस बढ़ेगा और तभी ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स एमिट होंगे। तो ये तो ट्रू है, ठीक है। यानी हमारा जवाब है बी एंड ई ओनली, तो ऑप्शन 4। ऐसे ही थोड़े और पीवाई क्यूज मैं कुछ वीडियोस में डालता रहूंगा।